मंदी पिछले मोड़ पे है या अभी थोड़ा और दूर है? पहले अगर मोड़ पे थी तो अब आपके दरवाजे पर घंटी बजा रही है। मंदी लेटेंट फॉर्म में तो आ चुकी है। जब पूरा असेसमेंट किया जाएगा इस युद्ध के समाप्त होने के बाद, तब पता लगेगा कि कितना नुकसान हुआ है और ये नुकसान तब मंदी में अपना योगदान देगा। प्रधानमंत्री जी की लोकसभा और राज्यसभा की जो भाषण थे, तो उन्होंने दो बातें बोली। जो उन्होंने दूसरी बात बोली वो हमें सरकारी तंत्र से पहली बार सुनाई थी। उन्होंने अपने मुंह से पहली बार ये स्वीकार किया वैश्विक मंदी आ चुकी है और ये आम आदमी के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। 2008 से ज्यादा बड़ी मंदी आएगी। इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है जो यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। एक तरफ आपकी इनकम गिर रही है या नौकरी, और दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ रही है। इससे तो सिंपल मंदी ज़्यादा अच्छी होती है। ये कारण गोल्ड सिल्वर पर भी इम्पैक्ट करता है। आप बोल दें कि मंदी नहीं आई है तो हम कैसे मान लें कि मंदी नहीं आई है? एक हफ्ते की मंदी जो पिछले हफ्ते आई है वो 1983 के बाद गोल्ड में अब आई है, तो ये कैसे हो रहा है? देखिए, अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। अब मैं सोने चांदी को बिल्कुल खोल के यहाँ बताऊंगा कि हुआ क्या। 60-70% काम दुनिया का बदकिस्मती से डॉलर में होता है। जब ये ऊपर जाएगी तो गोल्ड पर प्रेशर पड़ेगा। डॉलर की डिमांड बढ़ने की ये मतलब नहीं है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। आप देखिए, गोल्ड का खेल $4000 पर चला गया। उधर सटोरिये इस मौके का फायदा उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ा पीछे एक खेल हुआ। जब ट्रंप साहब अपने फर्स्ट टर्म में थे, यानी कि 2016 से 2020 तक, उन्होंने 30,573 झूठ बोले। ये जो गोल्ड सिल्वर को आपको उतार चढ़ाव दिख रहा है, ये असली नहीं है। ये एक न्यूज़ फ्लो पर आधारित मूवमेंट है। गोल्ड के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्ड गिरा है और डॉलर मजबूत नहीं है। तो रॉबर्ट कियोसाकी साहब का ये कहना कि 10,000 तक भी जा सकता है, ये क्या संभव हो पाएगा? अगर ये जंग लंबी चलती है तो $200 तक भी क्रूड ऑयल पहुंच सकता है। अगर ये क्राइसिस चलती है तो कहीं भी पहुंच सकता है। क्या अभी और मार्केट क्रैश हो सकता है? बहुत सारे स्टॉक्स शालिनी इस बार बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे आ गए हैं जो आपको नहीं मिल रहे थे। और एक अच्छी बात क्या हुई है इसमें, पिछले कुछ दिनों में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल FIIs बेच चुके हैं। और वॉरेन बुफे साहब पे आप जाएं, उनका ये था कि जब सब बेच रहे हो तो आप खरीदिए, जब सब खरीद रहे हो तो आप बेचिए। अगर चॉइस ऑफ स्टॉक आपकी अच्छी है तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू गेट इनटू द मार्केट। एक तरफ AI, दूसरी तरफ युद्ध। क्या नौकरियां जाने का खतरा डबल ट्रिपल हो गया है? वी आर इन रिसेशन। नौकरी को बहुत कैजुअली मंदी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो नौकरी चली गई तो हो सकता है दूसरी नौकरी मिलने में आपको टाइम लग सकता है। हेलो एवरीवन, पैसा बोलता है विद SKT आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज पॉडकास्ट में मेरे साथ रहने वाले हैं मशहूर अर्थशास्त्री, टैक्स गुरु के तौर पर भी आप उन्हें देखते हैं, शरद कोहली सर। मेरे पॉडकास्ट में दिसंबर महीने में 12 तारीख को शरद कोहली सर ने ये कहा था कि बहुत हद तक संभावना है 2026 में मंदी आएगी। अब यूरोप में, अमेरिका में ऑलरेडी वो दिखाई देना शुरू हो चुकी है और क्रूड ऑयल जिस तरह भाग रहा है, सोने चांदी का जो हाल हुआ है, और खासकर अमेरिका ईरान युद्ध जिधर को जा रहा है, वो देख करके बड़े से बड़ा अर्थशास्त्री भी इस समय यही कह रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंच रही है। पॉडकास्ट आप गौर से देखिएगा, क्योंकि शरद कोहली सर ने क्लियरली पॉडकास्ट में ये बताया है कि कैसे ट्रंप के एक ट्वीट के पहले बहुत बड़ा खेल गोल्ड मार्केट में हुआ, क्रूड ऑयल मार्केट में हुआ। बहुत से डेटा उन्होंने हमें बताए हैं, समझाए हैं, और खास करके उनकी एक लिस्ट है जो मंदी को लेके टू डू लिस्ट होती है, उन्होंने बना रखी है। उसकी 2 खास पॉइंट भी आपको समझाए हैं। काम का आपको अगर ये पॉडकास्ट लगता है तो जरूर आपके मित्रों तक, रिश्तेदारों तक इसे आप पहुंचाइएगा, क्योंकि मुश्किल की इस घड़ी में, और अगर मंदी धीमे 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 चल के हमारे पास आ रही है, तो ये पॉडकास्ट बहुत से लोगों की मदद करेगा। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कर लूं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन हमारे लिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। हमारा फर्स्ट माइलस्टोन जो कि
1 लाख सब्सक्राइबर का है, वो अचीव करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो फटाफट से चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अब मिलवाती हूँ आपको शरद कोहली सर से। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। वैसे जब किसी की कही हुई बात सटीक बैठ जाए तो हम उसे शुभकामना देते हैं, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जिसपे मैं शुभकामना दे नहीं पाऊंगी। मैं व्यूवर्स को बताऊं, हमने 12 दिसंबर को शरद कोहली सर के साथ पॉडकास्ट किया था। तब ईरान के ऊपर हमले जैसी कोई बात नहीं थी, तब टेंशन इतनी बढ़ेगी ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन सर की तरफ से तभी ये कहा गया था कि मंदी की पूरी संभावना है। हालांकि सर आप तभी चाहते नहीं थे कि मंदी आए। ये प्रॉमिस भी आपने किया था कि मंदी आने वाली होगी तो वो अगले मोड़ पे होगी, आवाज़ में सुन लूँगा तो मैं आऊँगा तुम्हारे पास पहले बताने। तो हम ये माने कि मंदी पिछले मोड़ पे है या अभी थोड़ा और दूर है? शालिनी, मुझे तो ग्रहों की दशा नहीं पता होती, ना मुझे पता राहु केतु कहाँ पर है, ना मुझे पता शनि मंगल कहाँ पर है, ना मुझे, तो मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ। मेरी जो भविष्यवाणी थी वो प्योरली आर्थिक विश्लेषण के आधार पर थी, यानी कि इकोनॉमिक एनालिसिस के बेसिस पे थी। और ये युद्ध की तो आप भविष्यवाणी, मुझे तो नहीं पता था कि युद्ध होने वाला है। हालांकि ज़्यादातर लोग ये कहते थे कुछ ना कुछ अमेरिका करेगा, ऐसी बात की जाती थी। युद्ध ना भी होता, मुझे तो तब भी मंदी की आहट सुनाई दे रही थी। आपको याद होगा जो पिछली पॉडकास्ट जिसका आप जिक्र कर रही हैं। तो अब तो क्योंकि युद्ध हो गया है तो मेरे अनुसार मंदी पहले अगर मोड़ पे थी तो अब आपके दरवाजे पर घंटी बजा रही है। यू नो, इट इज़ रिंगिंग योर बेल कि मैं अब अंदर आना चाहती हूँ और आपको ये खोल के मुझे अंदर लाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ द सिचुएशन। और उसके पीछे कोई भविष्यवाणी नहीं है। अब तो सीधा सीधा जो फैक्ट्स हैं, जो सामने हमारे तथ्य रखे हैं, उसके आधार पर है। आप देखिए ना, कीमतें ऑयल की, क्रूड ऑयल की ले लीजिए, गैस की ले लीजिए, इसकी जो सप्लाई डिसरप्शंस हो रही हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है, देशों के फिस्कल डेफिसिट बिगड़ रहे हैं। अपने पड़ोस में ले लीजिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फ्यूल प्राइसेस कहाँ पहुँच गई। और फ्यूल प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो ये आपको कैस्केडिंग इफेक्ट दिखाती हैं। कैस्केडिंग इफेक्ट या रिपलिंग इफेक्ट, मतलब ये ऐसी चीज़ है जिसके बढ़ने से सब चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं। और अगर दाम बढ़ते हैं तो अगर मैं प्योर इकोनॉमिक्स में जाऊँ तो उससे मांग गिरती है। तो मंदी का सबसे पहला सिम्टम होता है कि मांग गिरने लगती है, यानी कि डिमांड नीचे आने लगती है। लोग खरीदारी, और आसान भाषा में कहूँ, लोग खरीदारी कम करने लगते हैं। तो अगर लोग खरीदारी कम करेंगे तो मंदी तो आपको सामने दिखाई देने लग जाएगी उससे। और अगर लोग, अब देखिए मैं इसको आपको रिलेट करके बता देता हूँ। अब मान लीजिए लोगों ने सामान कम खरीदा क्योंकि महंगा हो गया। बड़ी सीधा का इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है। तो मेरे ख्याल 11वीं 12वीं में भी जो इकोनॉमिक्स पढ़ता होगा कि अगर डिमांड गिर रही है तो डिमांड गिरेगी तो क्या होगा, जिस दुकान से आप सामान लेने जाते हैं, ऑनलाइन जहाँ भी खरीदते हैं, वो पीछे से उसके पास होलसेलर पे आता है। मैं एक कड़ी बना देता हूँ, एक चेन बनाता हूँ। जिस होलसेलर से वो माल लेता है वो कहेगा भैया भेज दूँ, वो कहेगा नहीं अभी रुक जाओ यार, अभी पहले वाला ही पड़ा हुआ है। दुकानदार अक्सर आपको ये बात कहते सुनाई देते होंगे। अच्छा, वो होलसेलर के पास इकट्ठा होता जाता है। वो पीछे जो स्टॉकिस्ट होता है जिससे वो लेता है, वो स्टॉकिस्ट को कहता है रुक जाओ भैया और मत भेजो एक ट्रक, अभी तो हमारा सामान पड़ा। अब स्टॉकिस्ट पीछे कंपनी के पास जाता है कि कंपनी कहती है भाई आपको इस महीने 3 ट्रक माल बेचना है। वो कहता है सर आगे अभी डिमांड नहीं है। तो क्या आप कंपनी तक पहुँच गए जहाँ वो बन रहा था माल। अब कंपनी क्या करती है, अपनी प्रोडक्शन कम कर देती है। प्रोडक्शन कम करती है मतलब अपनी कैपेसिटी जो है वो नीचे ले आती है। जैसे ही वो कैपेसिटी कम करती है तो उसकी मशीनें जो चल रही होती हैं, उसकी फैक्ट्रीज चल रही होती हैं, वो फैक्ट्रीज पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं करती, यानी कि जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उनकी नौकरी पे बनाती है। और ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको मर्चेंडाइज का, गुड्स का। यही आप सर्विसेज पे अप्लाई कर लीजिए, इसको आप सब जगह अप्लाई कर दीजिए। तो मंदी का एक और सिम्टम कि नौकरियां जाने लग जाती हैं, नौकरियां, तनख्वाहें कट हो जाती हैं। कुछ फैक्ट्री वाले कहते हैं भैया पहले आप 25,000 रुपये महीना लेते थे, अब हम 25 नहीं दे पाएंगे, मेरी कोशिश है कि आपको नौकरी से ना निकालूं, तो कम से कम नौकरी बनी तो रहेगी, अब 20,000 रुपये आप लेना शुरू कर दो, वगैरह वगैरह। सो फॉल इन इनकम, लॉस ऑफ जॉब, ये सब मंदी के सिम्टम्स बन जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है शालिनी कि मंदी लेटेंट फॉर्म में तो आ चुकी है। जिस मंदी की मुझे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि मेरी ये भविष्यवाणी, अगर आप 12 दिसंबर के पॉडकास्ट की बात करें, मुझे तो डेट याद नहीं है, पर मुझे ये ज़रूर याद है कि मैंने आपको कहा था। तो 12 दिसंबर, अभी तो हम मार्च भी ख़त्म नहीं हुआ है, मुश्किल से देखें तो 3-4 महीने हुए हैं कि 3-4 महीने में ये भविष्यवाणी सच हो जाएगी। जबकि मैं चाहता था कि ना सच हो, पर काश मेरे कहने से बात बनती। तो मंदी मेरे हिसाब से आ चुकी है। और आप कहेंगे कि मंदी कैसे आ चुकी है, तो क्या होता है कि जब युद्ध होता है, आप अगर पीछे पुराणों को और पुरानी कथाओं को उठा के देखें,
या पुराने पानीपत की लड़ाई, ये वो जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी लड़ाई, हल्दी घाटी का युद्ध और महाभारत का युद्ध। तो क्या होता है जब युद्ध खत्म हो जाता है तो फिर एक असेसमेंट किया जाता है कि क्या खोया, क्या पाया तो मैं नहीं लगा सकता है, पाया तो कुछ होता नहीं, पाया तो जो जीत गया होता है वो कहता है मैंने जीत पाई है वॉटेवर, बट बेसिकली क्या खोया, कितने लोग मरे, कितनी बिल्डिंग्स नष्ट हुई। और इस युद्ध में तो क्या हुआ है शालिनी के जो एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं जो ईरान ने बॉम्बिंग करी है और जो अमेरिका और इज़राइल ने बॉम्बिंग करी है, उसमें स्कूल की बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, एक पाकिस्तान ने करी, पाकिस्तान पे अभी आएंगे, इंटरेस्टिंग बात है। उसने रिहैब सेंटर पर अटैक किया अफगानिस्तान पे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के आसपास हमले किए गए। वेस्ट एशिया के देश लें हम, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, कतर, इन देशों में अमेरिकन एम्बेसीज़ के आसपास हमले किए गए। अमेरिकन कंपनीज़ के, दुबई, मुझे याद है मेरी जानकार लोग पीडब्ल्यूसी में काम करते थे, डीआईएफसी एक दुबई फाइनेंस सेंटर है, शेख जायद रोड दुबई में है, वो अपना बोरी बिस्तर उठा के वहाँ से चले गए। सिटी ग्रुप वहाँ से चला गया क्योंकि अमेरिका की कंपनीज थी। तो वो जो नुकसान हुआ, प्लस लोगों की जानें गई, मानते हैं लोगों की जान चली जाती है बहुत लोगों की, तो लोगों की जानें गई, सामान का नुकसान हुआ। ये सब आप युद्ध खत्म होने के बाद देखते हैं। युद्ध के दौरान तो ये पता लगता है कि खबर ये नष्ट कर दिया। तो आई थिंक जब पूरा असेसमेंट किया जाएगा इस युद्ध के समाप्त होने के बाद, पहली बात तो अगर समाप्त होता है तो राष्ट्रपति ट्रंप पे अभी आते हैं जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हाँ, तो जब असेसमेंट किया जाएगा तब पता लगेगा कि कितना नुकसान हुआ है, और ये नुकसान तब मंदी में अपना योगदान देगा, क्योंकि आपको पता लगेगा कि वो एनर्जी सेक्टर्स, एनर्जी की फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो नष्ट हो गया वो कब चालू हो पाएगा। क्या वो 2 महीने, 3 महीने, कुछ लोग तो कह रहे हैं 3 से 5 साल लग सकते हैं जो डैमेज हुआ है। तो आई थिंक मंदी की आहट पहले ही सुनाई दे रही थी। और यूरोपियन देशों में तो मंदी, मैंने आपको पहले बताया भी था कि यूरोपियन देशों में कुछ एक में मंदी है, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और अब जब ये ख़त्म होगा तो हम मंदी का एग्जैक्ट आइडिया लगा पाएंगे। पर अच्छी बात यह है, मैं मान के चलता हूँ कि आपके चैनल के सारे फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स ज़्यादातर भारत से आते हैं। हालांकि आपका अच्छी रीच है, मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत से बाहर भी जो लोग रहते हैं वो लोग भी इसको देखते हैं, पर होंगे भारतीय, क्योंकि हम लोग जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ज़्यादातर भारतीय लोग इसको देखते होंगे। तो मुझे लगता है कि भारत अभी भी कुछ हद तक इम्यून्ड है। हालांकि प्रधानमंत्री जी की लोकसभा और राज्यसभा की जो भाषण थे 2 दिन में, आपका शायद वीडियो 1-2 दिन में अभी हाल में जो हुआ है, तो उन्होंने 2 बातें बोली। एक बात उन्होंने बोली कि भाई सब लोग कोऑर्डिनेटेड वे में एफर्ट करें, हम सारे सरकारी डिपार्टमेंट कोशिश कर रहे हैं, आम आदमी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राज्यों को और पूरी मंत्रिमंडल की मशीनरी को और प्रशासन की मशीनरी को। पर जो उन्होंने दूसरी बात बोली वो हमें सरकारी तंत्र से पहली बार सुनाई थी कि जैसी जब हम में लड़ सकते हैं तो हम इसका भी सामना कर सकते हैं। मैं तथ्य बोल रहा हूँ, मैं वर्बटिम जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब कि देश के सबसे उच्च पद पे बैठे व्यक्ति को, यानी कि प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने अपने मुंह से पहली बार किसी सरकारी व्यक्ति ने ये स्वीकार किया कि ये संकट गहरा सकता है और ये आम आदमी के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। अब यहाँ पर मंदी की अभी उन्होंने बात नहीं करी, उन्होंने तो गैस शॉर्टेज, फ्यूल शॉर्टेज की बात करी, सप्लाई चेन डिसरप्शंस की बात करी। अभी यहाँ पर मंदी की बात नहीं करेगी। हम जिस मंदी की शालिनी बात कर रहे हैं वो मंदी मैं अदर देन इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए लोगों को इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आएगी तो हमारे यहाँ बाद में आएगी, क्योंकि हम उसका बड़ी सीधी सी वजह यह है क्योंकि हमारी ग्रोथ की रफ्तार तेज़ थी इन देशों से। हम तो यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली की 0.2%, 0.7%, 0.8%, अमेरिका की झूठ मूठ की कोई 1.4% जो उसकी बात कर रहे हैं। पर भारत में 7% इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी माना कि इतनी है। अब कोई ये कह सकता है भाई कहाँ है, हमारी तो नौकरी नहीं है, यहाँ तो गरीबी है, वो एक अलग पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाता है, उसको एक तरफ रख के। पर हम जो हेडलाइन नंबर्स हैं उन पे अगर हम खाली बात करें तो मुझे लग रहा है इंडिया में थोड़ा सा अगर आई तो उसका इफेक्ट तो होगा। ये तो हो नहीं सकता, वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल विलेज, उसका असर होगा, पर इंडिया में देर से होगा। पर कुल मिला के मुझे लगता है वैश्विक मंदी आ चुकी है। 110 ट्रिलियन डॉलर की ग्लोबल जीडीपी शालिनी है, यानी कि इस पूरे देश में, पूरे दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं, आपको और मुझे मिला के। उन 800 करोड़ लोगों की जो जीडीपी बनती है वो 110 ट्रिलियन डॉलर के करीब बनती है, और 350 ट्रिलियन डॉलर का उधार इस दुनिया के ऊपर है, यानी कि 3 गुना उधार इस दुनिया ने ले रखा है। तो एक तो पहले ही उधार था, ऊपर से स्लो डाउन यूरोप और अमेरिका में पहले से ही था, ऊपर से सोने पे सुहागा ये युद्ध हो गया। तो आई थिंक
अगर कोई देखिए, आप मंदी क्या है, आप मंदी को अगर स्वीकार नहीं करते हैं ऐसे देश, तो हम आपको ज़बरदस्ती तो कह नहीं सकते कि आप तो मंदी में हैं, आप मानिए ना मेरी बात को, हाँ करिए। हम तो एज एन इकोनॉमिस्ट, मैं तो आंकड़े देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि उस देश में लोगों को नौकरी कितनी जल्दी मिल रही है, मैं ये देखता हूँ कि उस देश में क्या बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, मैं ये देखता हूँ कि उस देश में क्या बहुत सारे बेरोज़गार लोग घूम रहे हैं, मैं ये देखता हूँ कि क्या उस देश में निवेश उतनी स्पीड से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इसके आधार पर ये आकलन करते हैं। अब कोई बड़ा आसान इसका एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति कहता है मेरा शरीर गर्म है और मेरा शरीर टूट रहा है और मेरा भूख भी नहीं लग रही है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, बहुत वीकनेस फील हो रही है और शरीर बहुत गर्म फील हो रहा है, और पर आप थर्मोमीटर मत लगाइए, मुझे बुखार नहीं है। तो भाई हम तो कहेंगे आप थर्मोमीटर लगा के बताइए ना आपको बुखार है कि नहीं। ठीक बात, कितना है वो भी बताइए। हाँ, बताइए ना। आप थर्मोमीटर ही नहीं लगाने देंगे किसी को, पर तो अब ये तो है नहीं ना कि बुखार आपके पास से चला जाएगा। ठीक ऐसी ही सिचुएशन ये जो सो कॉल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो अपने आप को विकसित कहते हैं, मैं इसलिए ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये विकसित मुझे लगता है थे, अब ये विकसित नहीं है। आप घूमने जाते होंगे, यूरोप जाते होंगे, अमेरिका जाते होंगे, आपको चमकती हुई रोड और बिल्डिंग्स दिखती होंगी, पर वो एक ज़माना था जब ये बनी थी और तब से ये बनी पड़ी हैं। विकसित देश का मतलब है जहाँ हर व्यक्ति समृद्ध होना चाहिए, नौकरी मिलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप आज क्वालिफाई हुए, आपको नौकरी मिल गई, पर अगर नौकरी के लिए दीवारों में सर मारना पड़ रहा है तो मैं उसको विकसित देश नहीं मानता हूँ। पिछले पॉडकास्ट में मैंने ये भी आपसे पूछा था कि मंदी अगर आई तो क्या वो 2008 की मंदी से ज़्यादा बड़ी होगी। अब जो आंकड़े फिलहाल मैं खंगाल रही थी सर आपके आने के पहले, क्योंकि हम तो एक यील्ड मार्केट के बारे में बहुत सुनते हैं ना, और जैसा आपने कहा भी कि भाई जो 12वीं तक भी जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी वो भी ये डिमांड एंड सप्लाई वाला जानता होगा। तो हम तो यही जानते हैं कि यील्ड अगर बढ़ रही है तो शायद बाजार में डर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आंकड़ा जब मैंने देखा तो ये पाया कि ब्रिटेन में यील्ड 2008 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है, अमेरिका में 10 साल के सबसे ऊपर स्तर पर है अमेरिकी ट्रेजरी डील की, और यही अगर हम यूरोप के भी कुछ देशों की, जर्मनी, फ्रांस में भी यही हाल है। तो ये जो डेटा है, और ख़ास करके ब्रिटेन का 2008 के बाद सबसे ऊंचा होना, तो अब क्या उधर हम बढ़ रहे हैं कि 2008 से ज़्यादा बड़ी मंदी आएगी? आप जिस यील्ड की बात कर रही हैं वो उसको हम बॉन्ड यील्ड कहते हैं, और मैं अमेरिका की लेता हूँ क्योंकि बेंचमार्क उसी को लिया जाता है। इस समय वो 4 साढ़े 4 के बीच में घूम रही है। यील्ड बढ़ने का मतलब है शालिनी, इनफैक्ट ये कारण गोल्ड सिल्वर पर भी इम्पैक्ट करता है, आप जब भी उसकी बात करना चाहेंगी तो यील्ड बढ़ने का मतलब है कि हम महंगाई बढ़ने की बात कर रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है जो यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ये दो शब्दों को मिलाकर बनता है, स्टैग्नेंसी और इन्फ्लेशन, और बहुत ही खतरनाक होता है। इससे तो सिंपल मंदी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो ग्रोथ नहीं होती और ऊपर से महंगाई बढ़ रही होती है, यानी कि आपको दोनों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। एक तरफ आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, दूसरी तरफ आप जो खर्च कर रहे हैं वो बजट बढ़ता जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं दोनों तरफ से आप हिट कर रहे हैं। मंदी आई तो खाली इनकम गिर रही है ना, तो इनकम गिर रही है, उधर सामान भी सस्ता होता जाता है, तो चलिए थोड़ी इनकम गिरी, थोड़ा सामान सस्ता हुआ तो कुछ काम चल गया। पर ये स्टैगफ्लेशन बहुत खतरनाक है। स्टैगफ्लेशन में एक तरफ आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, इनकम गिर रही है या नौकरी, और दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ रही है। तो मुझे ये स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन लग रही है कि बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना और ऊपर से इनकम्स का ना बढ़ना। जॉबलेस क्लेम्स अमेरिका में आप देखें इस समय बेहिसाब बढ़ रहे हैं, और देखिए कोई नहीं स्वीकार करेगा, जैसे मैंने कहा बुखार आप थर्मोमीटर लगाने नहीं देंगे तो ये कह देंगे मुझे बुखार नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि सारे सिम्टम्स बुखार के हैं, पर थर्मोमीटर मैं नहीं लगाने, या मैं थर्मोमीटर ना अपना लगाऊंगा, जो थर्मोमीटर मेरे पास है मैं तो बताऊंगा आपका मेरा 98.4 है इस टाइम। अरे भाई फिर 98.4 है तो फिर आपका शरीर तप क्यों रहा है? हाँ। आपका शरीर टूट क्यों रहा है? वो तो मैं धूप से आया था तो आपसे, हाँ, तो आपसे खड़ा क्यों नहीं हुआ जा रहा? आपको भूख क्यों नहीं लग रही है? और जो भी सिर दर्द क्यों हो रहा है, जो भी बुखार के सिम्टम्स होते हैं, तो फिर आप थर्मोमीटर हमें लगाने दीजिए ना। आप तो अपना थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं, तो आपका थर्मोमीटर 98.4 बता रहा है, हमें आप वो थर्मोमीटर देखने नहीं दे रहे। तो जस्ट बिकॉज आप बोल दें कि मंदी नहीं आई है तो हम कैसे मान लें कि मंदी नहीं आई है, क्योंकि बाकी सिम्टम्स सारे बुखार के हैं। दिस इज वेयर वी स्टैंड।
आपने गोल्ड एंड सिल्वर के लिए कहा कि जब मैं उसके ऊपर आऊंगी आप तब बताएंगे कि कैसे ये दोनों कनेक्टेड हैं। मैं वो भी समझना चाहती हूँ, और बड़ी बात ये भी सर कि फिर इकोनॉमिक्स का 12th स्टूडेंट भी ये जानता है कि जब भी युद्ध जैसी सिचुएशन बनेगी, जब भी मार्केट में डर होगा, जब भी ये लगेगा कि शेयर मार्केट तो क्रैश होने वाला है, तब गोल्ड बढ़ेगा। सेफ हेवन गोल्ड को इसीलिए नाम ही दिया गया है। ये पहली बार युद्ध में शायद हम लोग देख रहे हो, अगर पहले कभी हुआ हो तो आप बताएंगे कि ये पहली बार युद्ध में हम देख रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर सिर्फ एक दिन के लिए बढ़ा, फिर उसके बाद डाउन हो जाता है, फिर जरा सा थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन जितना बढ़ रहा है उससे तो ज़्यादा कम हो रहा है। और इनफैक्ट आंकड़े ये बता रहे हैं कि एक हफ्ते की मंदी जो पिछले हफ्ते आई है वो 1983 के बाद गोल्ड में अब आई है। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि युद्ध हुआ जब शालिनी, तो युद्ध हुआ बदकिस्मती से। युद्ध तो खैर हमेशा ही बदकिस्मती से होता है, पर गोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो हुआ खाड़ी इलाके में। और खाड़ी इलाका ये वो इलाका है जहाँ से दुनिया की क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। और देखिए, अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ जो शायद कम लोग जानते होंगे। जब भी कोई देश युद्ध में जाता है तो उसकी करेंसी कमज़ोर होती है। हाँ। क्योंकि वो देश तो युद्ध में, उसका पैसा खर्च हो रहा है, और जो देश युद्ध में है वहाँ ना तो निवेश आता है, ना वहाँ कंपनीज अपना बिजनेस शुरू करने, जिसने बिजनेस शुरू भी करना वो टाल देता है, रुक जाओ भैया अभी तो लड़ाई में है, वगैरह वगैरह। तो अब डॉलर 60-70% काम दुनिया का बदकिस्मती से डॉलर में होता है। अब क्रूड ऑयल जो $70 पे था युद्ध से पहले, वो एक समय $120 पहुँच गया। यानी कि मुझे अगर एक बैरल के $70 देने पड़ते थे तो मुझे अब $120 देने पड़ते हैं, $50 फालतू। इसका मतलब देखिए सिलसिलेवार तरीके से मैं इसको गोल्ड से कैसे कनेक्टेड है। तो जब डॉलर ज़्यादा देने पड़े तो मुझे डॉलर ज़्यादा चाहिए क्रूड ऑयल को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। तो जब मुझे डॉलर ज़्यादा चाहिए तो जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो डॉलर अगेंस्ट डॉलर इंडेक्स, आपको याद होगा मैंने डॉलर इंडेक्स का पहले जिक्र किया था, 6 करेंसीज उसमें आती है। मैं करेंसीज का नाम फिर से ले लेता हूँ क्योंकि ये समझना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानीज येन और स्विस फ्रैंक, ये 4 मुख्य करेंसीज हैं। 2 सब्सिडरी करेंसीज है, कनेडियन डॉलर और स्वीडिश क्रोमा। इन 6 को मिला के एक बास्केट बनती है, उसको हम डॉलर इंडेक्स कहते हैं। इसको डॉलर के अगेंस्ट नापा जाता है। तो ये डॉलर इंडेक्स ऐसा पैमाना है, ये गोल्ड के साथ सीधा कनेक्टेड है। और आपने जो बॉन्ड यील्ड्स कहा उससे कनेक्टेड है, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगी तो गोल्ड पर प्रेशर पड़ेगा। अब डॉलर की डिमांड बढ़ने का, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ कि डॉलर की डिमांड बढ़ने की ये मतलब नहीं है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। डॉलर की क्वांटिटी हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमें अब $120 देने पड़ रहे थे क्रूड ऑयल के लिए। आज भी जब हम बात करें तो $97-98 पे, एक आध दिन में शायद आपका पॉडकास्ट लाइव हो तो ऊपर नीचे हो सकता है। यानी कि जिसके मैं पहले $65-70 दे रहा था, अब मुझे $100 से ऊपर देने पड़ रहे हैं। तो डॉलर की डिमांड ज़्यादा होने से डॉलर इंडेक्स बढ़ गया। जैसे ही डॉलर इंडेक्स बढ़ा तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने से लोग क्या करते हैं, अब मैं सोने चांदी को बिल्कुल खोल के यहाँ बताऊंगा कि हुआ क्या। तो लोग सोचते हैं कि जो अमेरिका की बॉन्ड यील्ड्स हैं, फिक्स्ड टर्म इन्वेस्टमेंट जो हैं वो अब ज़्यादा सेफ है। तो लोगों ने गोल्ड सिल्वर को लिक्विडेट कर ये लोग कौन है? ये लोग वो नहीं है शालिनी जिनके घरों में गोल्ड रखा है। ये लोग वो लोग नहीं हैं। ये लोग हैं HSBC, JP मॉर्गन, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास बड़ा गोल्ड रखा हुआ है। वो लोग गोल्ड को थोड़ा लिक्विडेट करना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़े तो वो लोग हैं जो सटोरिये हैं, जिनको हम स्पेकुलेटर्स कहते हैं, जो कॉमेक्स पर ट्रेड करते हैं। उन्होंने धड़ाधड़ गोल्ड को और सिल्वर को बेचना शुरू कर दिया। उनको लगा कि बॉन्ड यील्ड अब बढ़ गई है, डॉलर इंडेक्स बढ़ गई है। तो आप देखिए गोल्ड का खेल $4000 पर चला गया था। मैं बात कर रहा हूँ जिस दिन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिट करने की बात हो रही थी। और आज जब हम बात कर रहे हैं फिर 4500 से ऊपर हो गया है। हाँ। इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी कि 10% ऊपर नीचे जाना मात्र 2-3 दिन में, एक दिन में 10% नीचे गया, दूसरे दिन में 10% से भी ज़्यादा वापस ऊपर चढ़ गया। तो इस समय जो मूवमेंट है गोल्ड की, और प्लस ETFs भी क्या करते हैं, कुछ बेचना शुरू कर देते हैं। जिन्होंने $3000-$3500 पे लिया था वो कहते हैं चलो भाई थोड़ा मुनाफा होगा, $4000 $4.5 पे बेच के बाहर हो जाओ, कम से कम सेफ हो जाओ। उधर सटोरिये इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये ट्वीट किया कि हम 5 दिन के लिए इस युद्ध को एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीज फायर कर रहे हैं, बहुत बड़ा पीछे एक खेल हुआ। उससे 15 मिनट पहले मैं क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स देख रहा था, मैंने वॉल्यूम्स देखी। इस घंटे और इस मिनट जब उन्होंने एक घोषणा करी, उससे पहले इस घंटे और इस मिनट पे शालिनी नॉर्मली 7 लाख क्रूड बैरल्स फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड होते थे।
इस घंटे और इस मिनट, एक आम दिन में। उस ट्वीट से 15 मिनट पहले 70 लाख, यानी पहले 7 लाख, 70 लाख क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स ट्रेड हुए। और जो लोग शॉर्ट सेलिंग नहीं जानते, यानी कि आप तो क्रूड ऑयल में डील नहीं करती, मैं नहीं डील करता हूँ, मैं भी अगर चाहूँ तो MCX में क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकता हूँ। हाँ। मैंने तो बैरल आज तक शायद आपने देखा भी नहीं होगा कैसा बैरल होता है, तो मैं उसको शॉर्ट सेल भी कर सकता हूँ। शॉर्ट सेल मतलब मेरे पास क्रूड ऑयल नहीं है, हाँ। मैं जाके मैं कहूँगा मैंने एक लॉट बेचा, पर मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी से पहले उसको स्क्वायर अप करना पड़ेगा, वरना मुझे बाजार से कहीं से लाके क्रूड ऑयल की डिलीवरी देनी पड़ जाएगी। तो आप बेचा फ्यूचर्स में, शॉर्ट सेल किया, और जैसे ही प्राइस गिरी 15 मिनट बाद ट्रम्प साहब का ट्वीट आ गया और $580 बिलियन और $580 मिलियन से भी ज़्यादा का ये ट्रेड हुआ। और उसके फ़ौरन बाद जैसे ये ट्वीट आया, उन्होंने उसको स्क्वायर अप कर दिया, यानी कि उन्होंने अपने सौदे काट दिए शॉर्ट सेलिंग करके, और मैं आसान भाषा में कहूँ तो मुनाफा कमा लिया। यानी पहले से किसी को मालूम था कि ट्रम्प साहब ऐसा ट्वीट करने वाले हैं? तो वरना अगर ऐसा नहीं होता तो 7 लाख इस घंटे और इस मिनट में और इस दिन पे नॉर्मली क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स ट्रेड होते थे। उस 70 लाख कैसे हो गए, 10 गुना कैसे बढ़ गए? तो इतना बड़ा खेल। अब मैंने यह एग्जाम्पल क्यों दिया, गोल्ड में भी ऐसे ही हुआ। ये गोल्ड जो 1,30,000 प्रति 10 ग्राम नीचे चला गया था, वो सडनली शूट करके 1,40,000 पार कर गया, यानी कि $4,000 तक पहुंचने की नौबत आ गई थी। 4,000 आपको याद होगा, ये बात है जिस दिन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने की बात हो रही थी। 48 आवर में आज जब हम बात कर रहे हैं फिर 4,500 से ऊपर है। तो जो क्रूड में शॉर्ट सेलिंग करी, यहां पर बाइंग करी गई। और अब आप खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। अब मैं शेयर मार्केट्स पे आता हूं। डाउ फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, आपने देखा होगा 700 पॉइंट की डाउ में एकदम से उछाल आई जैसे ये घोषणा करी गई। तो मुझे लग रहा है कि किसी एक व्यक्ति के स्टेटमेंट पर वो बेचारा छोटा निवेशक जो अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई लेके टेक्निकल एनालिसिस करता रहता है, फंडामेंटल एनालिसिस करता रहता है, इतनी रिसर्च करता है, वीडियोस देखता है, शालिनी की पॉडकास्ट देता है, SKT पॉडकास्ट देता है, एक्सपर्ट्स को सुनता है, किसी एक व्यक्ति के झूठ या सच पर, मैं नहीं कहता झूठ था सच था, और झूठ सच की बात आई है तो आपकी इजाज़त से हाँ सर, मैं वॉशिंगटन पोस्ट की एक आर्टिकल यहाँ कोट करना चाहूँगा। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। जब ट्रम्प साहब अपने फर्स्ट टर्म में थे, ट्रम्प 1.0, यानी कि 2016 से 2020 तक, उन्होंने 30,573 झूठ बोले। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वॉशिंगटन पोस्ट कह रही है, आप खोल के देख सकते हैं। फॉल्स क्लेम्स इसको 30,573 झूठ बोले। पहले साल में 6 झूठ प्रतिदिन, यानी 2016 में, 2016-17 में, 2017-18 में 16 झूठ प्रतिदिन, 18-19 में 22 झूठ प्रतिदिन, और 2019-20 में जो उनका आखिरी टर्म था 39 झूठ प्रतिदिन। कुल मिला के ये जोड़ लीजिए आप, ये 30,573 झूठ आते हैं। ये मेरा एक डेटा नहीं है, ये वॉशिंगटन पोस्ट का डेटा है, आप इसको गूगल करके निकाल के देख सकते हैं। ये डेटा कब दिया उन्होंने? ये डेटा अभी निकाला है, सेकंड टर्म में। अभी नहीं, ये फर्स्ट टर्म का है, अभी सेकंड टर्म की तो गिनती चल रही है। सेकंड टर्म जब चल रहा है ट्रम्प का, ये डेटा तब आया है, जब भी आया, शायद पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। तो अब उन्होंने कहा कि मैंने ईरान वालों से 2 दिन से मेरी बात चल रही है, तो मैं तो बात कर रहे हैं, मुझे प्रेजेंट आया है, एक बहुत अच्छा गिफ्ट आया है, ईरान ने मुझे गिफ्ट किया है। क्या चीज़ गिफ्ट करी है मुझे तो नहीं पता, बताऊंगा नहीं किसी को क्या गिफ्ट किया है। ही सेड, उनको पूछा गया, बताइए तो सही कि आखिर क्या गिफ्ट दिया ईरान ने, जिनकी आपने पूरे देश ध्वस्त कर दिया, जिनके आपने टॉप 40, कभी आपने सुना है कि मेरी देश के टॉप के 40 लीडर मारे जाएं और मैं आपको आके गिफ्ट करूं? ये तो गांधीगिरी में भी नहीं आता है। ठीक बात। ये कौन सा कहाँ का, पर मैं गिफ्ट बताऊंगा नहीं किसी को। 2 दिन से मेरी बात चल रही है, और ठीक 2 दिन पहले 48 घंटे की उनको डेडलाइन धमकी दी कि मैं 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, वरना तुम्हारे पावर प्लांट्स को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। उन्हीं 2 दिन में वो कहते मेरी बातचीत चल रही है। ईरान के एक भी ऑफिशियल ने इसको रेटिफाई नहीं किया। ईरान ने बढ़ के बोला किसी से बात नहीं चल रही, वो डर के पीछे हट गए। तो मुझे लगता है, और ये मैंने ये यहाँ पर इसलिए कोट किया, बात तो गोल्ड सिल्वर की चल रही थी, इसलिए मैंने कोट किया शालिनी के, मैंने कहा ना, किसी एक व्यक्ति के इस प्रकार के बयान देने से इतना बड़ा उलटफेर स्टॉक मार्केट, गोल्ड सिल्वर मार्केट, क्रूड ऑयल मार्केट में हो जाता है। तो ये क्या है? क्या छोटा निवेशक खाली इन लोगों की तरफ
देखता रहे इनके ट्रूथ सोशल को, देखें अब क्या आता है और हम खरीदें कि बेचें? ये कैसा खेल है? मैं समझता हूँ कि दुनिया का जो विश्वास है शेयर मार्केट पर, गोल्ड सिल्वर मार्केट पर, क्रूड ऑयल पर, और क्रूड ऑयल, अच्छा एक बात और देखिए कि क्रूड ऑयल की जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट क्या जब मैंने घोषणा करी तो एकदम से क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, एकदम से सब ठीक हो गया? यानी कि अब तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी, अब तो ये हो जाएगा, अब ऐसा होगा, इतने महीने बाद ऐसा होगा। तो आप देखिए कि ये मार्केट्स कितनी जल्दी डिस्काउंट करते हैं शालिनी ऐसी स्टेटमेंट। वो घटना घटी नहीं होती अभी, हाँ। खुल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उसके आधार पर ये मार्केट मूव करना चाहिए। तो गोल्ड सिल्वर की जहाँ तक बात करें तो अभी मुझे लगता है शालिनी कि ये मूवमेंट आर्टिफिशियल है। ये जो गोल्ड सिल्वर को आपको उतार चढ़ाव दिख रहा है ये असली नहीं है। असली नहीं से मेरा मतलब ये फंडामेंटल से इसका वास्ता नहीं है। ये एक न्यूज़ फ्लो पर आधारित मूवमेंट है। ये एक इवेंट पर, गंदे इवेंट पर, लड़ाई चल रही है ना, उस पर आधारित है। ये किसी ऐसे व्यक्ति की दी गई स्टेटमेंट्स पर आधारित है, ये सेंटिमेंट्स पर आधारित है, और ये सट्टेबाजों पर आधारित है। जैसे ही ये सेंटिमेंट छटेगा, ये लड़ाई छटेगी, मैं कहता हूँ लड़ाई अगर हमारे आपके कहने से तो नहीं छटेगी, चलती भी रहे, क्रूड ऑयल अपने थोड़े से नॉर्मल लेवल, हालांकि मैं मानता हूँ क्रूड ऑयल वो पहले वाले लेवल पे आने में वक्त लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारा एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर परमानेंटली डैमेज हो चुका है, या 3 से 5 साल के लिए कम से कम। तो हो सकता है क्रूड ऑयल अब वापस 70 पे तो पता नहीं कब आएगा, पर अगर क्रूड ऑयल 80 तक भी आ जाता है तो आपको गोल्ड यहाँ से वापस $5,000 तक मूव करता दिख सकता है। पर जैसे जैसे ये चीज़ें फेस आउट होंगी, अब क्यों ऊपर जाएगा, क्यों फंडामेंटल स्ट्रांग है? क्योंकि डॉलर की वजह से गोल्ड गिरा है। मैंने आपको अभी कड़ी जोड़ के दिखाई कैसे A, B, C, D कहाँ जाके कनेक्ट हो रहा है, राइट। और डॉलर मजबूत नहीं है। इस युद्ध के बाद मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर और कमज़ोर होकर निकलेगा, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था और कमज़ोर होकर निकलेगी। और ट्रम्प साहब का, आपको याद होगा मैंने आपके एक पॉडकास्ट में मैंने एक शब्द यूज़ किया था जो मीम सोशल मीडिया पे चलता था, टैको। ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, TACO। आपने देखा, ही वॉन्ट्स टू पुल आउट, चाहे मिडल ईस्ट देशों के दबाव में। उनकी अपनी अप्रूवल रेटिंग, अमेरिका में एक सर्वे हुआ है, एजेंसी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, 60% लोग इस युद्ध के फेवर में नहीं हैं। प्राइमरीज अमेरिका में शुरू हो चुके हैं। अमेरिका में जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ प्राइमरीज पहले शुरू हो जाते हैं। नवंबर में मिड टर्म, उनकी अप्रूवल रेटिंग गिर चुकी है। उनकी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा गर्त में जा रही है। महंगाई वहाँ बढ़ने लगी थी। गैस गैलन, वहाँ पर गैलन में नापते हैं, पेट्रोल डीजल नहीं गैस बोलते हैं, तो वहाँ पर गैस की प्राइसेस बढ़ने लगी थी। ये सारे दबाव में आके उन्होंने ये जो सारा किया है, मेरे से तो बात चल रही है, पता नहीं किससे भूत है, जिन है, किससे बात चल रही है, कौन व्यक्ति है ईरान का जो उनसे बात कर रहा है, क्योंकि ईरान की जो लीडरशिप है, मुझे लग रहा है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि ईरान में अब कहते खमेनाई तो पता नहीं जिंदा है कि नहीं है, पर मेरी किसी से बात चल रही है। हाँ। कल तो उन्होंने खुद को जीता हुआ भी घोषित कर हाँ, दिया। मैं जीत गया, मैं जीत गया। मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाइलेशन किया है शालिनी। मैंने क्या किया, 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, तो कभी मौका लगा तो बताएंगे, क्योंकि अभी तो ट्रम्प साहब बने हुए हैं अपनी सीट पर। तो मैंने लिस्ट बनाई कि सुबह वो युद्ध जीत जाते हैं, दोपहर को कहते हैं मैं और ज़्यादा अटैक करूँगा, तीसरे शाम को बोलते हैं कि भाई नेटो कंट्रीज़ तुम डरपोक हो, तुम कावर्ड हो, तुम तो बिल्कुल आगे आते नहीं हो। फिर कहते हैं हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। फिर अगले दिन सुबह कहते हैं हम जीतने वाले हैं। फिर दोपहर को कहते हैं अच्छा नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तो हम कब्जा कर लेंगे। अरे भैया आप क्या करना चाहते हो, एक ही बार बता दो ना, आप क्या करना। तो मुझे लगता है ऐसा हमारे में कहा जाता है, मैं छोटा था तो मेरी दादी जी मुझे बताती थी कि जो व्यक्ति बार बार झूठ बोले ना, उसकी बात पे लोग विश्वास करना बंद कर देते हैं। और मैं तो बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शालिनी बोलता हूँ, मेरे दिन में 7-8 शो अलग अलग टेलीविज़न चैनल्स वगैरह पे भी होते हैं। मैं वहाँ इस बात से शुरू करता हूँ, जब मेरे से सवाल पूछा जाता है कि ट्रम्प साहब ने अब ये बोला, मैंने कहा भैया प्लीज़, मुझे ट्रम्प साहब की बात पे व्यक्तिगत रूप से अब विश्वास नहीं है। वो हमारे जब तक हम उनके एक वक्तव्य पे आपसे टिप्पणी लेंगे तब तक उनकी कोई दूसरी बात। आप तो पंजाबी हैं, हाँ। और पंजाबी में मैं भी पंजाबी हूँ, तो मुझे पंजाबी में मेरी दादी जी बोला करती थी, वो तत्ते तवे पे भी बैठ के कहते मैंने यकीन करा। तो मुझे लगता है कि आई पर्सनली डोंट ट्रस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली ये मार्केट्स, क्रूड की, गोल्ड सिल्वर की, स्टॉक मार्केट्स, ये सारी अभी उन्हीं के मूवमेंट पे चल रही है। ये तो हम बहुत दिन से बात कर रहे हैं कि ट्रम्प साहब को देखते रहिए, जब तक वो बने हुए हैं तब तक आपको तो आई थिंक लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मूल मुद्दा ये है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड गोल्ड का अभी भी बुलिश है। और गोल्ड एक रेयर कमोडिटी है, धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। इसकी वैल्यू
जैसे जैसे डॉलर कमज़ोर होगा, जब असलियत सामने आएगी, जब ये युद्ध के बादल छटेंगे या कम से कम जब ये क्रूड ऑयल के बादल छटेंगे, तो धीरे धीरे आपको डॉलर डी डॉलराइजेशन और डॉलर की कमज़ोरी गोल्ड को अपने आप, तो मुझे ऐसा लगता है शालिनी, हालांकि निवेश की सलाह तो आपको अपने रजिस्टर्ड प्रोफेशनल से ही लेनी पड़ेगी, और थोड़े दिन में तो हमको शालिनी भी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल दिख सकती हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप थोड़ा थोड़ा करके लें। दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एंटर गोल्ड। जिन लोगों को फोमो था उनका फोमो हट जाना चाहिए। कहाँ $5600 जब लोग खरीदने में घबरा रहे थे, अरे भैया और क्या चाहिए आपको, $4500 पे आ गया, वहाँ से 20% के करीब की करेक्शन हो गई। तो आई थिंक इट इज़ अ गोल्ड। 1,80,82,000 से गिर के जो 1,30,000 पे आ गया, आई थिंक जो लोग ये शिकायत करते थे कि हमें तो महंगा हो गया, बस निकल गई, तो बस मुड़ के वापस आ गई आपके द्वारे पे। राइट, चढ़ जाइए ना। अभी भी आप सोच रहे हैं कि पिछले स्टेशन पे जाएगी, हाँ, लौट के आएगी, पर उनको लगता है ये और पीछे चली जाएगी। और मैं इस बारे में एक बहुत अच्छी आपने बात उठाई। हाँ। इसमें हम लोग फाइनेंशियल मार्केट्स में एक टर्म यूज़ करते हैं कि डाउनसाइड रिस्क क्या है और अपसाइड प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। डाउनसाइड रिस्क मेरे हिसाब से शालिनी करीब 5-7% का है, यानी कि इससे और, क्योंकि अगर 5 दिन बाद जो ट्रम्प साहब के ये जो एक तरफा घोषणा है, 5 दिन बाद मान लीजिए फिर बॉम्बिंग शुरू हो, बाय द वे ईरान अपनी बॉम्बिंग कर रहा है। हाँ। और इजराइल की भी बॉम्बिंग चल रही है। शायद ट्रम्प साहब पीछे हटना चाहते हैं और इजराइल ईरान को उनके हाल पर छोड़ देना चाहते हैं। अगर 5 दिन बाद ये दोबारा शुरू हो गया और क्रूड ऑयल का ये जो संकट है ये बन गया, फिर से बन गया, तो गोल्ड पे और प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ेगा, जैसे मैंने कहा डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। डॉलर की डिमांड मजबूरी में बढ़ रही है क्योंकि ट्रेड ही डॉलर में होता है, तो फिर उससे गोल्ड पे प्रेशर आता है। तो डाउन साइड रिस्क मुझे लगता है 5-7% का है। पर अपसाइड प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि क्या है कि आपको बॉटम ढूंढना बहुत कठिन है। अब कैसे मुझे पता लगेगा कि $4000 पे मैं घुसूं, या मैं 4100 पे घुसूं, या मैं 1 लाख, चलिए 10 ग्राम की बात करते हैं, रुपए की बात करते हैं, मैं 1,30,000, 1,40,000, 1,45,000, 1,50,000 में कहाँ घुसूं, ये किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि या तो आपके ट्रम्प साहब के तरफ से आप अंतर्यामी बन जाइए कि वो क्या करने वाले हैं। सो आई थिंक द बेस्ट वे इज़ कि आप थोड़ा थोड़ा करके और हर लेवल पर इसको इकट्ठा करते रहिए। एंड आई थिंक इन अबाउट 2 years टाइम यू विल फाइंड कि आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो, और आपको याद होगा आपके पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म 2 से 5 साल है, तो अभी तो आपकी हमारी पॉडकास्ट को किए हुए मात्र 3 महीने हुए हैं, तो वो 2 साल का टाइम बीतने दीजिए, फिर आप मुझे क्वेश्चन करिएगा कि आपने कहा था कि 2 साल तो ये तो क्या हो रहा है, ये तो वो हो रहा है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, गोल्ड के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो रॉबर्ट कियोसाकी साहब का ये कहना है कि 10,000 तक भी जा सकता है, ये क्या संभव हो पाएगा? उनके मुंह में हल्दीराम लोग घी शक्कर कहते हैं, पर यहाँ तो गोल्ड के पसंद करने वाले पूरी हलवाई की दुकान ही उनके मुंह में डालना चाहेंगे। आई थिंक दैट इज़ बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मैं उनमें से नहीं हूँ शालिनी जो एक नंबर डालता हूँ, कभी भी मैं नंबर नहीं डालता, क्योंकि इट इज़ अ न्यूज़ फ्लो बेस्ड मूवमेंट। आप देख रहे हैं किस प्रकार न्यूज़ फ्लो पे गोल्ड सिल्वर प्राइसेस न्यूज़ फ्लो पे नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं। ये कुछ इधर कुछ हुआ ऊपर, इधर कुछ हुआ नीचे, इधर कुछ हुआ फिर ऊपर, ये तो जैसे किसी के इशारों पर नाचना होता है। तो इसलिए आई वुड नॉट लाइक टू पुट अ नंबर शालिनी। कियोसाकी साहब ने शायद मुझे लगता है ज़्यादा गोल्ड खरीद रखा है, वो चाहते हैं जल्दी से $10,000 पहुंच जाए। अब क्यों नहीं पहुंचना चाहिए, पर आई विल नॉट पुट अ नंबर। बट ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इसका ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है, बिकॉज गोल्ड ही एक रियल एसेट है। एंड लैंड और गोल्ड, इन 2 एसेट्स को मैं रियल एसेट शालिनी मानता हूँ। एंड आई थिंक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज बुलिश विदाउट डाउट। हमने गोल्ड के रेट्स की तो बात कर ली सर, आपने 5,000 तक तो मुझे याद है कि अभी बताया ही है। अगर मैं सिल्वर के बारे में यहाँ समझना चाहूँ तो उसको आप कहाँ तक जाता हुआ देख पा रहे हैं? वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी क्या देख रहे हैं आपके गोल्ड, वैसे कुछ लोग गोल्ड सिल्वर रेशियो को बहुत एनालिसिस करते हैं। हाँ। इसको हम GSR बोलते हैं। वो कहते हैं, वो आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं 60 आ जाए तो ये हो जाएगा, 50 आ जाए तो ये हो जाएगा। कुछ हद तक टेक्निकल्स पे वो चलती है, मैं बहुत ज़्यादा उसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि गोल्ड सिल्वर कुछ हद तक तो साथ साथ चलते हैं शालिनी, पर कुछ हद तक दोनों की राह अलग हो जाती है। क्योंकि अगर रिसेशन आता है, फुल ऑन रिसेशन हो जाता है, तो फिर जो AI डेटा इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, सोलर सेल्स हैं, क्योंकि इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड है, तो वो डिमांड थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। और क्योंकि 55% सिल्वर इंडस्ट्री में चला जाता है, हो सकता है फिर सिल्वर थोड़ा सा पीछे रह सकता है। मैं डेफिनेटली नहीं बोलता, पर फिलहाल आप गोल्ड सिल्वर को एक साथ चल रहे हैं, कभी वो आगे, कभी ये पीछे, कभी ये आगे, कभी वो पीछे। बट अगर फुल ऑन रिसेशन हो जाता है तो फिर हो सकता है कि सिल्वर और गोल्ड सिल्वर की जो रेशियो जिसको बोलते हैं, वो रेशियो थोड़ी सी बढ़ जाए एंड गोल्ड माइट कैच अप।
कुछ लोग, अगर आप GSR पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से पूछना चाहते हैं तो इस टाइम वो रेशियो करीब 60 के आसपास चल रही है, यानी कि 1 ग्राम गोल्ड और या 1 आउंस गोल्ड में 1 आउंस सिल्वर। तो मुझे लगता है अगर ये पहुंच जाती है, नीचे आती है बहुत 50 आती है, तो फिर ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग मानते हैं, मैं बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट नहीं करता, कि ये 80 तक फिर जा सकती है, यानी कि गोल्ड उसको बीट कर सकता है। सो दिस विल डिपेंड, चांदी विल डिपेंड अपॉन के रिसेशन कितना आ रहा है। अगर रिसेशन ज़्यादा आता है तो चांदी थोड़ी सी फिसड्डी जिसको बोलते हैं वो रह सकती है, बट अगर रिसेशन नहीं आता तो हो सकता है गोल्ड से आगे भागने की भी कोशिश करे। पर ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि चांदी में सट्टेबाजी गोल्ड से भी ज़्यादा होती है। अब मैं क्रूड ऑयल की भी बात करूंगी। रघुनाथ राजन सर ने ये कहा है कि अगर ये जंग लंबी चलती है तो $200 तक भी क्रूड ऑयल पहुंच सकता है। आपको भी $200 तक पहुंचता दिखाई दे रहा है क्रूड ऑयल? जब आपने मुझसे कियोसाकी साहब की और गोल्ड की नंबर बोले थे तो मैंने कहा था आपके मुंह में हल्दीराम, यानी आपके मुंह में हलवाई की दुकान। और अब रघुराम राजन की बात नहीं कहा तो मैं शुभ शुभ बोलो भैया। अब देखिए $200 पहुंच सकता है, अगर ये क्राइसिस चलती है तो कहीं भी पहुंच सकता है, क्योंकि अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने की नौबत आ गई, पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, ये मुंह और मसूर की दाल, पाकिस्तान की वो कौन मध्यस्थता, उसने कहा हमारे यहाँ आ जाइए ट्रम्प साहब, हम बैठ के बातचीत करा देते हैं, इसको सुलझा देते हैं मैटर को। जो देश टेररिज्म की फैक्ट्री है वो कह रहा है आओ हम तुम्हारा घर ठीक कर देते हैं। जिस घर के पर्दे छोड़ दीवारें भी नहीं है, खुले में रहते हैं, वो कह रहे हैं आइए ना आपके पर्दे हम बना के देते हैं। तो और ट्रम्प साहब भी बड़े मज़े से सिर हिला रहे थे, हाँ 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 ऐसा करेंगे, ज़रूर आएंगे हम। तो मुझे लग रहा है कि अगर युद्ध शांत हो जाता है तो क्रूड ऑयल प्राइसेस शांत होती दिखेंगी। पर अगर एनर्जी यानी कि बिगड़ जाती है 5 दिन बाद, मुझे लगता है हमें फ्राइडे तक वेट करनी चाहिए। ट्रम्प साहब की जो यूनिलेटरल मैं कहूँगा सीज़ फायर है, तो अगर वो सीज़ फायर ख़त्म हो जाती है और फिर से धूमधाम शुरू हो जाती है तो येस इट कैन गो। और बाय द वे मैं यहाँ पर रघुराम राजन साहब की आपने बात करी, मैं बताना चाहूँगा जो लोग MCX पर क्रूड ऑयल की प्राइस देखते हैं, तो जब ये 110 चला गया था तो मैं आपको बताना चाहूँगा भारत में 150 था, 110 नहीं था, क्योंकि हम लोग क्रूड बास्केट की बात करते हैं। हम लोग बहुत जगह से क्रूड लेते हैं, 40 जगह से ले रहे हैं। उसमें रशियन क्रूड है, उसमें WTI क्रूड है जिसको हम वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट कहते हैं, वो सावर होता है, उसमें सल्फर ज़्यादा होता है, उसकी रिफाइनिंग कठिन होती है। फिर हम अल्जीरिया से भी लेते हैं, हम वेनेजुएला से भी लेते हैं, तो हम कई जगह से लेते हैं। उसके अलावा शालिनी, जो बहुत कम लोग जानते हैं कि जो प्राइस आप क्रूड ऑयल की देखते हैं भारत को इससे कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि आप भूल गए कि उसको ट्रांसपोर्ट करने में जो पैसा लग रहा है, जो शिपिंग कॉस्ट है वो जुड़ती है, इंश्योरेंस कॉस्ट है वो जुड़ती है, रिफाइनिंग कॉस्ट जुड़ती है। यानी कि अगर $110 क्रूड चल रहा है तो हमको वो $150 के करीब पड़ता है। तो हमारे लिए तो पहले ही वो 156-60 पहुंच गया था जब अपनी पीक पे था। तो रघुराम राजन साहब शुभ शुभ बोलिए, ना ही हो तो अच्छा है, पर हाँ अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट होता है तो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। That's what we can say. शेयर मार्केट हम पहले ही देख रहे थे कि बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा था लोगों को, अब ये तो बिल्कुल आग में घी का काम इस युद्ध ने कर दिया है। क्या अभी और मार्केट क्रैश हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप is the answer to your question. देखिए भारतीय मार्केट्स को महंगा माना जाता था। हम लोग मार्केट्स में एक पैरामीटर स्टडी करते हैं, आप तो स्वयं अपना पैसा बोलता है चैनल चलाती हैं, उसको PE मल्टीपल कहते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और ऐसा माना जाता था कि भारतीय PE 25 पर है ऑन एन एवरेज, सारी कंपनीज का मिला के। वियतनाम, थाईलैंड, चाइना को सस्ता मार्केट माना जाता था। इसका मतलब होता है कि वहाँ पर वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, यानी कि आप अगर पैसा लगाते हैं तो उसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर PE नीचे है तो। और भारतीय मार्केट को महंगा जाता था, महंगी मार्केट है। मेरा कहना ये होता था कि अगर किसी कंट्री की ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो उसमें तो PE मल्टीपल ज़्यादा होगा ही। पर आज जब हम बात कर रहे हैं, ये हमारी PE गिर के अब 20-21 आ चुकी है, 50 से 25 से गिर के 20-21 आ गई, बल्कि कुछ जब 22 चली गई थी तो 19 तक आ गई थी। तो मुझे लग रहा है भारतीय मार्केट ने ये जो लेवल्स हैं ये बहुत टाइम बाद देखे हैं। आप देख रहे थे कि पिछले 1.5 साल से मार्केट में, निफ्टी हम लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि निफ्टी में 50 शेयर होते हैं, सेंसेक्स में जो है 30 शेयर होते हैं, तो मैं लोग सेंसेक्स को मैं थोड़ा कम ट्रैक करता हूँ, मुझे निफ्टी ज़्यादा एक्यूरेट नज़र आता है और निफ्टी में ट्रेडिंग भी ज़्यादा होती है। तो 25-26 हज़ार के बीच में निफ्टी घूम रहा था बहुत टाइम से। आप देख रहे होंगे 24,525, फिर 25,526, फिर घट के 25, फिर 25,100 वगैरह वगैरह पिछले 1.5 साल से। जब ये 22-23 के बीच में आ गया तो ये लेवल्स बहुत टाइम से नहीं देखे, और ये युद्ध की वजह से आया
ये इसका कारण था लड़ाई, इसका कारण था युद्ध। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे शेयर्स, क्योंकि हम यहाँ शेयर्स का नाम तो लेंगे नहीं बिकॉज वी डोंट वांट टू गो वेरी स्पेसिफिक, पर मुझे लग रहा है बहुत सारे स्टॉक्स शालिनी इस बार बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे आ गए हैं जो आपको नहीं मिल रहे थे। और एक अच्छी बात क्या हुई है इसमें कि हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने धड़ल्ले से माल बेचा है। पिछले कुछ दिनों में ही 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल FIIs बेच चुके हैं। पर हमारे जो देसी बॉयज़ हैं, जो DIIs हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने ऑलमोस्ट सेम लेवल की, पूरी नहीं तो ऑलमोस्ट सेम लेवल की बाइंग करी है। अब आपके सवाल का सीधा जवाब, मुझे ये बताइए, ये जो देसी बॉयज़ हैं, जो DIIs हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये म्यूचुअल फंड्स हैं, ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स हैं या बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। जब ये शेयर में ख़रीदारी करते हैं, अब ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1 मिनट के लिए मैं पॉडकास्टर, आप मेरे गेस्ट, जब ये बाइंग करते हैं तो ये कैसे करते होंगे? कैसे करते होंगे मतलब ये किस आधार पर बाइंग करते हैं? मतलब ये जो मान लीजिए मैंने डिफेंस का इतना लेना है, मैंने आज FMCG इतना लेना है, मैंने IT में इतना लेना है, मैंने आज एनर्जी सेक्टर में इतना लेना है, और मैंने ओवरऑल कितना लेना है, ये कैसे निर्णय करते हैं? मैं पॉडकास्टर, आप गेस्ट। उन्हें उस स्टॉक का फ्यूचर अच्छा दिखाई दे रहा होगा, नहीं, उन्हें वो ये तो है ही है। समझ, हाँ, वो तो है ही है। वो अगर इस फ़ोन की कीमत 10 रुपया है और उसके आसपास या उससे नीचे अगर वो मिल रहा है, मैं तो आपकी बात से ही कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ही FII इतना बेचें तो हमारे देसी बॉयज़ उतना ख़रीद लेंगे। अदरवाइज़ तो मैंने देखा है कि फिर बिकवाली दोनों तरफ से होती है। अब वापस आप पॉडकास्टर, मैं गेस्ट। आपने जो जवाब दिया बिल्कुल उसके आसपास है। मैं इसको और बड़ी पिक्चर लाता हूँ। उनके यहाँ शालिनी बहुत ट्रेंड, क्वालिफाइड रिसर्च एनालिस्ट बैठे हुए हैं जो हर वक्त 24 घंटे स्टॉक्स की फंडामेंटल्स को, टेक्निकल्स को ट्रैक करते रहते हैं। यानी कि इस कंपनी की वजह, आपने कहा कि अब उसकी कीमत नीचे आ गई है, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये लोग बाइंग क्यों कर रहे हैं जब इतनी मार्केट गिर रही है, ये लोग बाइंग नहीं कर रहे, ये लोग समझदारी कर रहे हैं। क्योंकि इस समय जब स्टॉक की वैल्यू अट्रैक्टिव आ गई है तो आपको मैक्सिमम रिटर्न, अगर आप नीचे से घुसेंगे तो जब कल को ऊपर जाएगी तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो आप ही कमाएंगे ना। तो अगर DIIs के रिसर्च एनालिस्ट इस समय भर भर कर खरीद रहे हैं, एक दिन उन्होंने 11,000 का, 10,000 का बेचा, इन्होंने 9,000 का खरीदा, एक दिन उन्होंने 7,000 का बेचा, इन्होंने 6,000 7,000 का खरीदा, इसका मतलब कि इनको कुछ दिखाई दे रहा है जो आम निवेशक को भी दिखना चाहिए। और वॉरेन बुफे साहब पे आप जाएं, जो कि सबसे बड़े दुनिया के इन्वेस्टर, बर्कशायर हैथवे जो कंपनी के, अब तो वो रिटायर हो गए, उनका ये था कि जब सब बेच रहे हों तो आप खरीदिए, जब सब खरीद रहे हों तो आप बेचिए। दिस इज़ द स्टैंडर्ड। उसको कॉन्ट्रेरियन अप्रोच स्टॉक मार्केट में कहा जाता है, यानी कि जो बाकी कर रहे हैं उससे आप उल्टा करना शुरू कर दीजिए। तो हमारे जो DIIs हैं उनसे हम क्यूज लेके, एक आम निवेशक उसको कॉपी करके आप ले सकते हैं, पर चॉइस ऑफ स्टॉक अच्छी होनी चाहिए शालिनी। आपको याद होगा मैंने इसके बारे में एक एग्जाम्पल भी दिया था अरेंज मैरिज का। तो मुझे लगता है कि अगर चॉइस ऑफ स्टॉक आपकी अच्छी है तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू गेट इन टू द मार्केट। और मुझे शालिनी मार्केट में ना 36 साल हो गए। मैंने अपने करियर में देखा, लड़ाइयाँ देखी, 2008 का लीमैन ब्रदर्स का रिसेशन देखा, .com बबल का रिसेशन देखा, इंडिया ने जब अपना गोल्ड गिरवी रख दिया था तब मैंने वो टाइम देखा जब इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज ख़त्म हो गया था। बहुत सारे मौके आए चले गए, आए चले गए। इंग्लिश में कहावत होती है, दिस टू शैल पास। बुरा वक्त है, निकल जाएगा। तो जब निकल जाएगा तो मार्केट फिर ऊपर जाएगी। तो मुझे बताइए सबसे ज़्यादा फायदे में कौन रहेगा? जिसने नीचे से खरीदा है। अब सवाल ये उठता है कि फिर आप बॉटम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भाई और नीचे चली जाएगी, तो वो तो आप ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि ट्रम्प साहब के या तो आप दिमाग में घुस जाइए और अंदाज़ा लगाइए कि वो आगे क्या करने वाले हैं, तो फिर तो आप बॉटम ढूंढ लेंगे, वरना तो आप ढूंढ नहीं सकते हैं। तो बॉटम तो इसमें देखा जाता है, जो मैंने अभी बात कही गोल्ड सिल्वर के लिए, वही मैं स्टॉक मार्केट के लिए, कि डाउन साइड रिस्क क्या है। डाउन साइड रिस्क है कि अगर अभी मार्केट 23,000 पे खड़ी हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कहाँ जाएगी? 20,000 चली जाएगी, 18,000 चली जाएगी। पर अपसाइड क्या है? अपसाइड कैन बी एनीथिंग अप टू 30,000। तो फिर जिसने इस लेवल पे लिया होगा सबसे ज़्यादा मुनाफा तो वही कमाएगा। सो आई थिंक जो मैंने गोल्ड सिल्वर के लिए कहा वही मैं, इफ़ योर चॉइस ऑफ कंपनी इज़ गुड, अगर आपको कंपनी का चयन अच्छे से करना आता है तो आपको लंबे वक्त के लिए थोड़ा थोड़ा करके ये सिप करके SIP से आप उसको
इकट्ठा कर सकते हैं। यू कैन बिल्ड योर पोर्टफोलियो। मुझे लग रहा है ये भी एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि मेरे संपर्क में बहुत लोग आए कि यार ये जो प्राइस आ गई है तो हम बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, ये प्राइस इस कंपनी की थी नहीं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे थे पर वो प्राइस ही नहीं आ रही थी जहाँ से वो घुसना चाह रहे थे। अब उनको मौका मिल रहा है तो ये DIIs भर भर के खरीद रहे हैं। इसीलिए मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो लोग SIP करते हैं और जो लोग म्यूचुअल फंड्स पे भरोसा करते हैं, उनको पैनिक नहीं करना चाहिए। अच्छे निवेशक के लिए ये एक टेस्टिंग टाइम है। अगर आप पैनिक नहीं करेंगे, सब्र रखेंगे, तो आपको सब्र का फल मीठा लगेगा। पर जो कमज़ोर निवेशक होता है वो ऐसे इवेंट से घबरा जाता है और घबरा के हड़बड़ाहट में बेच देता है, लॉस बुक कर लेता है। पर जो लंबे वक्त का निवेशक है वो इन इवेंट्स को खाली खबर सुनता है, ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट पर मुस्कुराता है, हंसता है, 4 दोस्तों को बताता है और अपने निवेश को बने रहने देता है। दैट्स द डिफरेंस। आपने कहा कि फंड सिलेक्शन अगर अच्छा होगा तो आप हमेशा मुनाफे में रहेंगे। फंड सिलेक्शन तो हम आपसे ले नहीं सकते हैं, लेकिन हम सेक्टर सिलेक्शन आपसे ज़रूर ले सकते हैं। तो अगले कुछ सालों के लिए कौन सा सेक्टर आपके हिसाब से बेहतरीन है? देखिए, मिसाइल्स चल रही हैं, ड्रोन चल रहे हैं, बॉम्ब गिर रहे हैं, नए नए आपको हवाई जहाज सुनने में आते होंगे, B-1 B-2 बॉम्बर्स, ये बॉम्बर्स, MQ-9, जो लोगों ने कभी सुने नहीं थे। सडनली यू आर गेटिंग फेमिलियर विद द डिफेंस टर्म। हमारे बहुत सारे डिफेंस के मेरे मित्र हैं जो टीवी पे मेरे साथ बैठते हैं, आपको देखा होगा वो टोपी पहन के, कोई मेजर जनरल है, कोई जनरल है, उनसे मुझे बहुत सारी जानकारी मिलती है, नए नए आर्म्ड इक्विपमेंट्स के बारे में पता लगता है। आई थिंक डिफेंस सेक्टर, FMCG, क्योंकि अगर क्राइसिस आती है तो FMCG सेक्टर को बहुत बूस्ट मिल जाता है, फास्ट मूविंग, क्योंकि लोग सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, डिमांड। एनर्जी सेक्टर पे तो क्राइसिस आई हुई, तो आई थिंक एनर्जी सेक्टर कैन गो। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी की मैं स्पीच सुन रहा था लोकसभा राज्यसभा में, तो उन्होंने जब ये इशारा किया कि अगर हम को लड़ सकते हैं तो हम इसको भी लड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं भारत सरकार को भी लगता है कि हम अगर 60% गैस हम इंपोर्ट करते हैं, 87% हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, तो भाई हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दें और जमाखोरों के ऊपर क्रैकडाउन करें, ब्लैक मार्केटियर्स के ऊपर क्रैकडाउन करें, प्रशासन की व्यवस्था सुदृढ़ कर दें, कितना भी कर दें, पर समथिंग विच इज़ नॉट मेड इन इंडिया एंटायरली, तो अगर लंबे समय तक संकट बना रहा तो दिक्कत तो आएगी। तो आई थिंक पीपल शुड बी प्रिपेयर्ड। उनका एक हिडन मैसेज ये था कि आप तैयार हो जाइए। आपको अपने इस पर एक छोटा सा, मैं चाहूँगा मैं इस पर बाद में कमेंट करूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें अपने रिसोर्सेज कंजर्व करके चलने चाहिए, अगर आती है तो मुझे लग रहा है कि एनर्जी सेक्टर इज़ वन, FMCG इज़ वन, डिफेंस इज़ वन। उसके अलावा आप बाकी सेक्टर्स की बात करें, ऑटोमोबाइल्स पे मैं थोड़ा सा अभी शेकी हूँ, बैंकिंग फाइनेंस पे मैं थोड़ा सा शेकी हूँ, क्योंकि आपने देखा बैंकिंग फाइनेंस बहुत प्रेशर में आया। तो 3-4 सेक्टर्स पर अभी आप नज़र रखिए। हालांकि और सेक्टर्स भी, मैं ये तो नहीं कह सकता, जेम्स एंड ज्वेलरी पे आप नज़र रखिए, उधर लड़ाई चल रही है और मुझे तो अपना 9 लाख हार चाहिए। आई थिंक इट्स अ बैड टाइम फॉर समबडी टू बी डूइंग दिस काइंड ऑफ परचेज। बल्कि इसमें तो हम लोग क्या करते हैं, कभी आपसे मौका मिला तो बात करेंगे, हमने एक मंदी का मैनुअल बनाया हुआ है कि अगर मंदी आती है तो डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका बड़ा अच्छा मैंने एक मैनुअल खुद कुछ समय पहले बनाया था, पता नहीं क्यों बनाया था, मुझे लग रहा था कि आ रही है शायद, उसके बाद मैंने बोला भी, तो मैंने बना के रख लिया था, कभी आई तो शायद ये काम आएगा, उस टाइम मुझे दिमाग नहीं लड़ाना पड़ेगा। तो आई थिंक वन ऑफ द डूज एंड डोंट्स इज़ कि आप बड़ी परचेजेस मत करें। तो ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर भी थोड़ा सा शेकी हो जाता है, क्योंकि लोग बड़ी परचेजेस को टाल देते हैं युद्ध के समय। मुझे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, हालांकि युद्ध यहाँ से 2,500-3 हज़ार किलोमीटर दूर हो रहा है, पर मैं कल किसी मार्केट में था तो कोई 2 ट्रेडर्स आपस में बात कर रहे थे, मैं थोड़ा दूर बैठ के सुन रहा था। वो क्या, मेरे ख्याल हल्दी सप्लाई करते थे, शायद चांदनी चौक की बात है। तो कहते हैं, उसने कहा मैं भिजवा दूँ 300 किलो, नहीं यार अभी युद्ध चल रहा है, अभी रहने दे। अरे मैंने कहा भैया हल्दी का युद्ध से क्या लेना देना है। सो इट जनरली इम्पैक्ट्स योर सेंटिमेंट। युद्ध क्या करता है आपके दिमाग के ऊपर, क्योंकि इतनी हम न्यूज़ देखते हैं, वो न्यूज़ इनटेक जितनी होती जाती है तो इट कैप्चर्स आवर माइंड। तो हम लोग जब बिजनेस करते हैं, ऑर्डर देने से पहले युद्ध चल रहा है, कुछ भी चल, युद्ध चल रहा है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, बट देर से युद्ध चल रहा है। तो आई थिंक लोग बड़ी परचेजेस को, तो रियलिटी सेक्टर से थोड़ा सा दूर रहने की मैं सलाह देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस से दूर। सो आई थिंक दीज 3 सेक्टर्स आई विल पुट, एनर्जी सेक्टर, FMCG और डिफेंस, इन 3 को मैं सबसे ऊपर रख के चल रहा हूँ। कोई ऐसा सेक्टर भी है जिससे अभी दूर रहना चाहिए? आई थिंक अगर युद्ध आगे चलता है तो बैंकिंग फाइनेंस थोड़ा सा शेकी हो जाता है, IT सेक्टर से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि IT की डिमांड कम हो जाती है। अगर रिसेशन आता है तो IT की, आपने देखा पीछे IT की जो पिटाई हुई वो AI की वजह से हुई, तो कुछ रिसेशनरी ट्रेंड की वजह से IT कम्स अंडर प्रेशर, ऑटोमोबाइल प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ानी पड़ गई, यहाँ से आगे जाती हैं,
तो ऑटोमोबाइल नेचुरली आई मीन आपको गाड़ी चलाने में आप 10 बार सोचेंगे पेट्रोल डीजल डलवाने में, तो ऑटोमोबाइल से भी दूर रहना चाहिए। बट आई थिंक सिचुएशन शालिनी बहुत इवॉल्विंग है। जब युद्ध होता है ना, तो मुझे लगता है युद्ध में हर दिन एक नया दिन है, और ट्रम्प साहब जैसे जब कोई बैठे हो तो हर घंटा एक नया घंटा है। वैसे तो युद्ध में हर दिन, क्योंकि पता नहीं कल को किसके दिमाग में कहाँ आ जाए और कहाँ जाके अटैक कर दे। अभी खबर आ जाए कि न्यूक्लियर उनका वो शहर शायद न्यूक्लियर प्लांट है उसके पास हिट कर दिया, मान लीजिए उस प्लांट में हिट हो जाता, तो रेडिएशन से 1000 साल तक लोग वहाँ रह नहीं सकते हैं। ठीक बात। तो इसलिए युद्ध में कुछ भी बहुत दूर तक कहना बहुत मुझे लगता है समझदारी नहीं होती है। हर रोज़ मुझे आई मीन ऑन द कॉन्ट्रारी आई वुड से ये पॉडकास्ट बुलेटिन में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज एवरी डे आज जो मैंने कहा शायद वो कल वैलिड ना हो। Right. और पॉडकास्ट तो क्या होता है, आपके पॉडकास्ट के जो अंश होते हैं, उसकी रील्स होती हैं, वो चलती रहती हैं। तो आई थिंक वो उस टाइम बोली जा रही हैं और तब तक तो पता लगा कुछ या तो संधि हो चुकी है या वो और बिगड़ चुका है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इररेलेवेंस विच क्रीप्स इन द कॉन्वर्सेशन। तो इसीलिए मुझे लगता है आपको युद्ध के दौरान पॉडकास्ट के साथ साथ ना एक बुलेटिन जारी करते रहना चाहिए कि अब जो कल जो बात करी थी, जो भी आपके यहाँ गेस्ट आए थे उनकी बात के ऊपर अब क्योंकि ये परिस्थिति हो गई है तो उनकी वो बात तो अब काम की रही नहीं, तो उसके ऊपर अब ये बुलेटिन काम का है। सो दिस यू शुड कीप इन माइंड बिकॉज इन वॉर एवरी डे इज अ न्यू डे। हमने हमारा जो टेक ऑफ चैनल है टेक ऑफ विद एसकेटी, उस पर सर एग्जैक्टली यही चीज़ की, क्योंकि हमने लास्ट 15 डेज में उसमें 8 आर्मी ऑफिशियल्स के इंटरव्यू किए हैं। और हम रात में इंटरव्यू करके 11 बजे घर पहुंच रहे थे पॉडकास्ट करके, और नेक्स्ट डे सुबह 11 बजे हम उसको लाइव कर दे रहे थे, क्योंकि ऑप सिंदूर के टाइम हमारा एक्सपीरियंस बड़ा बुरा था। हम लगातार जाके जब आर्मी ऑफिशियल से पूछ रहे थे सर गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, लोग तो चाहते हैं मज़ा चखाया जाए पाकिस्तान को, जब तक उन्होंने बोला कि नहीं धीरज रखो मोदी जी कुछ करेंगे, तब तक रात में हमला हो गया। फिर हम पहुंचे और हमने पॉडकास्ट किया कि सर ये तो क्या लगता है कब तक चलेगा, तो जब तक उन्होंने बताया तब तक सीज फायर हो गया। ट्रम्प साहब ने कह दिया कि जी सीज फायर मैंने करवाया है। तो इसीलिए वो जो पिछली हमारी गलती थी उससे सीख लेते हुए हमने अभी जितने भी इंटरव्यूज किए हैं वो हम बस आज करके लाए और अगले कुछ घंटों में व्यूअर्स के सामने लाइव कर दिया। और मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के ना, इसको आप एक छन्नी में रख के छानेंगे, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक, कुछ बातें किसी भी पॉडकास्ट में सैद्धांतिक होती हैं which is true in all situations, वो टाइम न्यूट्रल होती हैं, यानी कि वो ऐसी बातें होती हैं जो हमेशा के लिए हैं। और कुछ हिस्सा दूसरा जो छन के आता है वो कंटेम्प्रेरी होता है, वो उसी दिन के लिए, उसी वक्त के लिए होता है। तो जो लोग भी हमको देख रहे हैं उनको मैं ये आज आपकी तरफ से मैं बोलता हूँ कि आप इस पॉडकास्ट के 2 हिस्से करके देखिएगा। कुछ चीज़ें जो हो सकता है ट्रम्प साहब के दिमाग के साथ बदल जाएं और वो बोलना शायद रेलेवेंट ना हो, और दूसरी बात है सैद्धांतिक। एक सिद्धांत ज़रूर है कि ट्रम्प साहब का जो दिमाग है वो सैद्धांतिक रूप से मुझे लगता है कि वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मैंने बहुत बड़ा सवाल डीडी बख्शी सर से पूछा था कि आपको क्या लगता है कि न्यूक्लियर अटैक भी ट्रम्प साहब कर सकते हैं ईरान के ऊपर, तो उनका एग्जैक्टली वही रिएक्शन था जो आपका है कि भाई ट्रम्प के दिमाग को तो कुछ कहा जा नहीं सकता है, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। हालांकि उन्होंने साथ में ये कहा कि ट्रम्प डरपोक है। टैको डीडी बख्शी साहब का जो जवाब था वो डरपोक है, तो शायद हो सकता है वो ये काम ना करे। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं चलते चलते पूछूंगी, क्योंकि आईटी का अभी जिक्र हो ही गया, और पिछली बार जब हमने चर्चा की थी तो आईटी सेक्टर के लिए आपने ये बात बोली थी कि क्योंकि एआई है तो पॉसिबिलिटी है ऑल ओवर वर्ल्ड कुछ नौकरियां जाएंगी। तो एक तरफ एआई, दूसरी तरफ युद्ध, क्या नौकरियां जाने का खतरा डबल ट्रिपल हो गया है? हाँ, मैं जिस रिसेशन मैनुअल की आपसे बात कर रहा था, इनफैक्ट ये आईटी सेक्टर नहीं, थोड़ा हमें बताइए ना सर, जब मंदी आई गई है तो मंदी अगर आती है तो ऐसे में 2-3 चीज़ें अभी चलिए बता देता हूँ, क्योंकि अब समय कम है। पहले तो लोगों को मैंने देखा है, लोग नौकरी करते हैं जब शालिनी, तो रेजिग्नेशन ना जेब में रख के घूमते हैं। ज़रा सा कुछ बात हुई ऑफिस में एम्प्लॉयर से, ये पकड़ो अपनी नौकरी, तुम्हारी जैसी बहुत नौकरी मिल जाएंगी, मैं ये नहीं सहन कर सकता, मैं ये नहीं सहन कर सकती। लोग नौकरी के बारे में बहुत कैजुअल रहते हैं। तो मंदी में अपनी नौकरी के लिए पॉजेसिव हो जाइए, अपनी नौकरी की कदर करिए। थोड़ा सा अगर ऑफिस में सहन भी करना पड़ता है, पॉलिटिक्स, तनख्वाह कम होना वगैरह वगैरह, जो भी नौकरी में समस्याएं होती हैं, बॉस बहुत अड़ियल है, ज़िद्दी है, गुस्सैल है, व्हाटएवर इट इज़, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, थोड़ा सा नौकरी के बारे में, नौकरी को बहुत कैजुअली मंदी में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो नौकरी चली गई या आपने उसको लात मार दी तो हो सकता है दूसरी नौकरी मिलने में आपको टाइम लग सकता है, या आपको बहुत दिन तक बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है, या आपकी पसंद की नौकरी हो सकता है आपको जल्दी ना मिले। दूसरा,
दो चीज़ें अभी बताऊंगा, बाकी मैनुअल बहुत लंबा है। दूसरा, मुझे लगता है अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपने कोई मकान लेना है और बहुत जल्दी नहीं है लेने की, बहुत डेस्परेट सिचुएशन नहीं है, टाल दीजिए। लिक्विडिटी इज़ द किंग इन मंदी। जिस व्यक्ति के पास, आपने देखा होगा जब लॉकडाउन था तो जिन लोगों के पास अच्छी सेविंग्स थी उन्होंने लॉकडाउन को और टाइम को थोड़ा सा चैन से काटा। पर जो लोग बिल्कुल हैंड टू माउथ थे, एक गांव में कहावत होती, आई चलाई मतलब आज आया खर्च कर दिया, फिर कल आया, कल की कल देखेंगे, उन लोगों को लॉकडाउन में बहुत दिक्कत आई। उनको उधार लेने पड़े, रिश्तेदारों से पैसे मांगने पड़े, इधर उधर अपना सामान बेचना पड़ गया, एसेट्स बेचने पड़ गए। तो आई थिंक लिक्विडिटी बना के रखनी चाहिए, अपने खर्चे टाल देने चाहिए। तो ये आज दो चीज़ बताऊंगा। एक तो नौकरी के बारे में पॉजेसिव हो जाइए, और थोड़ा बड़ी गाड़ी लेनी है आपको, गाड़ी, अब ये गाड़ी में मज़ा नहीं आता यार, ये गाड़ी तो बहुत दिन हो गए चलाते हुए, पड़ोसी ने गाड़ी लिया, इसका नया मॉडल लिया है। वही गाड़ी जो आपको किसी ज़माने में आपकी एस्पिरेशन होती थी, 2 साल 3 साल बाद वही गाड़ी आपको चुभने लग जाती है। बेचारी गाड़ी तो वही है, पर क्योंकि उससे बेटर गाड़ी आपको दिखने, तो आई थिंक अगर कोई बड़ा खर्चा है तो उसको टाल देना चाहिए। अगर मंदी आती है तो लिक्विडिटी को हाथ में रखना चाहिए, बिकॉज वो लिक्विडिटी आपको कहाँ काम आएगी? आपको तब काम आएगी अगर नौकरी या बिजनेस या इनकम आपकी कम होने लग गई। और दूसरी तरफ अगर महंगाई बढ़ गई तो आपका जो बजट आप महीने का 20,000 रुपये खर्च करते थे अपने किचन पर, या 50,000 करते थे, जो भी जिस भी स्टाटा से आता है, वो हो सकता है 5, 7, 10,000 बढ़ जाए। तो अगर आपकी लिक्विडिटी होगी, क्योंकि इनकम तो आपकी उतनी ही होगी, तो इनकम तो बढ़ेगी नहीं, हो सकता है सैलरी भी कट हो जाए, तो आपको वो लिक्विडिटी काम आएगी उस वक्त को गुजारने में। तो आज तो ये 2 ही बातें बताऊंगा। पर शालिनी ये सब छोड़िए ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ मंदी ना आए, ये तो मैं दोबारा कह रहा हूँ। लेकिन क्यों मैं आप मेरे से मंदी की बात कहा के लोग डर जाएंगे और वो बहुत थोड़ा सा निराशावादी सा हो जाता है। पर जब पूरी तरह से मंदी आ जाएगी ऑफिशियली, तब फिर इसकी बात करेंगे। अभी तो ये मंदी मेरे इकोनॉमिक एनालिसिस के हिसाब से है। जब ऑफिशियली दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी, IMF, वर्ल्ड बैंक कह देगा हाँ अब वी आर इन रिसेशन, तब फिर इसकी थोड़ी खुल के बात करेंगे। अभी जरा दबी आवाज में बात करते हैं। मैं सीखने के दृष्टिकोण से भी आपसे समझना चाह रही थी कि आपने वो कौन सी लिस्ट बनाई है, हम तक पहुंचे। 2 बात तो सर ने बता दिया, आप चाहते हैं कि आगे की भी पूरी सर की जो लिस्ट है पूरी सर की जो लिस्ट है हम तक पहुंचे। तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए, थोड़ा दबाव सर के ऊपर बनाने में मुझे आसानी हो जाएगी। आप कमेंट करेंगे तो हम सर से वो बात आसानी से पूछ पाएंगे। अब एक सवाल और सर, ये भी समझने के दृष्टिकोण से, ये हमारे कैमरा पर्सन नवीन की तरफ से भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने पूछा था, बट मुझे लगा मैं उतना ठीक ढंग से नहीं समझा पाऊंगी, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं अमेरिका के कर्ज की बात जब कर रही थी अपनी रिपोर्ट में, तो नवीन ने मुझसे पूछा कि क्या वाकई अमेरिका पे इतना कर्ज है? और एक सवाल मैंने देखा कि कमेंट में भी फिर व्यूअर की तरफ से पूछा गया कि जब पूरी दुनिया के ऊपर इतना कर्ज है तो वो कर्ज दे कौन रहा है? जब मैं भी कर्ज में डूबी हूँ, शरद सर के ऊपर भी कर्ज है, नवीन ने भी पैसा ले रखा है, तो ये देने वाला कौन है? देखिए, ये कर्ज देश के ऊपर है। चलिए, नवीन ने जो बात पूछी उसी पे आ जाते हैं। ये अमेरिका के ऊपर है। तो अमेरिका ने कर्ज कहाँ से लिया हुआ है? 2-3 जगह से कर्ज लिया जाता है। एक तो पब्लिक डेट होती है। अच्छा, मैं आपको चलिए भारत का बताता हूँ, तो आपको भारत से ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। और नवीन भी इस बात पे ध्यान देंगे बाद में देखने के बाद, हालांकि वो तो कैमरे के पीछे हैं, वो तो लाइव भी सुन सकते हैं। भारत में जब डेट होता है, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपने कभी पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किया है? नहीं। पोस्ट ऑफिस में आपको पता होगा PPF होता है, NSCs होते हैं। आप जब जॉब करती थी आप ये लेती होंगी ATC के अंदर बचाने के लिए। आपको हैरानी होगी सुन के कि पोस्ट ऑफिस में जो आप जमा करते हैं, आप सरकार को कर्ज दे रहे हैं। जो 7% पे 8% जो भी PPF पर 7.1% आता है, NSCs पर 7, 7.5, 8% के करीब आता है। तो ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स भी सरकार को कर्ज है। जो RBI बॉन्ड्स इशू करता है वो भी सरकार के ऊपर कर्ज है, इसको ट्रेजरी बॉन्ड्स कहते हैं। और इसके अलावा सरकार कर्ज विदेश से भी लेती है, IMF, वर्ल्ड बैंक भी कर्ज देते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है वहाँ से भी कर्ज लेते हैं, और पब्लिक बॉन्ड्स के जरिए भी ये कर्ज लिया जाता है। तो कर्ज के बहुत सारे सोर्सेज हैं। और जिस 39 ट्रिलियन डॉलर की बात मैंने अमेरिका के ऊपर करी, ये सब जगह से मिला के है। ट्रेजरी बॉन्ड्स का, विदेशी एजेंसी से, पब्लिक से, इन सबको जब हम जोड़ते हैं तो ये 39 ट्रिलियन डॉलर का हो जाता है। बहुत लंबा डिस्कशन है कि कहाँ कहाँ से कर्ज लिया जाता है, पर मूल बात तो ये है ना, नवीन अगर मुझे सुन रहे हैं, मूल बात तो ये है कि ये कर्ज है। और एक गांव में कहावत होती है, नवीन की तरफ देख के बोलना चाहूँगा, जिस तन लागे वो जाने। जिस देश पे कर्ज है ना, ट्रम्प साहब को देखिए, देखने में तो वो ऐसे ऐसे शक्ल बना के बोलते हैं, पर जब रात को सोने जाते हैं तो ये कर्ज की फिगर ना उनके दिमाग में घूमती है। वो 39 ट्रिलियन। और आपको बताऊं, जब उन्होंने टैरिफ लगाया
और ये जो टैरिफ अब $166 बिलियन कोर्ट ने कह दिया भैया वापस करो। अभी तो ईरान के वॉर में वो सब भूले हुए हैं, कोर्ट वोट की ऐसी की तैसी, जो होगा देखी जाएगी। तो ये टैरिफ लगाने का पर्पस अमेरिका को कर्ज कम करने का भी था कि अमेरिका के ऊपर इतना बड़ा कर्ज है तो भैया कुछ टैरिफ से आ जाएगा, शायद थोड़ा कर्ज हम वापस कर दें। और मज़े की बात यह कि हर एक साल में या उससे भी कम में $1 ट्रिलियन बढ़ता जाता है। तो इस कदर अमेरिका कर्ज में, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि डॉलर किसी दिन डूबेगा, और जिस दिन डॉलर डूबेगा उस दिन सोने चांदी वाले पार्टी को जाएंगे, उनको उनका मज़ा आ जाएगा, बिकॉज वो इस लेवल तक पहुंच जाएगा। तो कर्ज पे बात करें तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। मैं कभी मौका लगा तो हम खाली कर्ज एक देश कैसे लेता है, कहाँ कहाँ से लेता है, मैंने आपको एक उदाहरण भारत के संदर्भ में सुना दिया, हालांकि भारत का कर्ज और भी जगह से आता है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर भी अगर आपको जानकारी चाहिए सर से कि एक देश कैसे कैसे कर्ज लेता है, कैसे चुकाता है, समय होगा तो हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे, तो वो भी कमेंट्स करके जरूर बताओ। थैंक यू सो मच सर, डिटेल में आपने हमें समझाया। लेकिन क्योंकि भारत में अभी मंदी सीधी दस्तक नहीं दी है या आधिकारिक घोषणा कहीं से भी इसकी नहीं हुई है, तो वो वाली लिस्ट में पहले दिन आपसे पूछूंगी। जैसे ही किसी भी देश से ये घोषणा कर दी जाती है, आधिकारिक घोषणा होती है कि जी हमारे यहाँ तो मंदी आ गई, पक्का? हाँ, पर ये बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे वो, क्योंकि मंदी तो मैंने आपको इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके वगैरह का बताया था, वहाँ मंदी आई हुई है, पर वो स्वीकार, मैंने कहा वो बुखार वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा ना। अब मुझे बुखार चढ़ता जा रहा है, मैं तो थर्मामीटर ही आपको दिखा नहीं रहा, मुझे तो नहीं है बुखार। अब इसकी मैं कोई वो नहीं कहता, अब वो मानेंगे नहीं, पर मंदी आई हुई है, मंदी आना मंदी के सिम्टम से पता लगेगा। पर हाँ, अगर कभी किसी भी एजेंसी ने इसको आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया तब इस पर बात करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई ऐसी बात फैल जाए सोशल मीडिया पर कि ये लो जी इन्होंने तो मंदी घोषित कर दी, अभी किसी और ने तो बोला नहीं। आई डोंट वांट टू बी द फर्स्ट पर्सन, कहते हैं हु विल बेल द कैट, यू नो इंग्लिश में कहावत होती है, आई डोंट वांट टू बेल द कैट। बिल्ली के गले में खूंटी कौन बांधेगा? कौन बांधेगा? सो आई डोंट वांट टू बेल द कैट। जब आएगी तब इस पे बात करेंगे, पर इस घोषणा के साथ कि ऐसा कभी ना हो। हम वैसे भी नवरात्रों में बात कर रहे हैं सर, सप्तमी आज है, तो सबके लिए सब अच्छा अच्छा ही हो, मंगल हो, पैसे, लक्ष्मी, धन सबको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया सर, थैंक यू।